पावर्ड बाय i10। देश की न्याय प्रणाली, देश की अदालतें एक बात बार बार दोहराती हैं कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, होता हुआ दिखना भी चाहिए। यही बात कई लोग लोकतंत्र के लिए भी कहते हैं कि लोकतंत्र स्थापित हो इतना ही काफ़ी नहीं है, लोकतंत्र स्थापित होता हुआ दिखे भी। ये बात दुनिया के जब सबसे बड़े लोकतंत्र के संबंध में कही जाए और इसके सबसे संवेदनशील राज्यों में से एक में चुनाव की बात हो, तो लोकतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा देश के ही लिए नहीं, दुनिया के सामने दिखाने के प्रयास भी कुछ अतिरिक्त जोर पकड़ते हैं। और जोर पकड़ती हैं पक्ष और विपक्ष की दलीलें दी जाती हैं कि ये आंतरिक मसले की नुमाइश करने जैसा है। इतिहास खंगाले जाते हैं और खंगाली जाती हैं विदेश नीतियों की तमाम पोथियां। असल में लोकतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा यही है कि मतदान तो हो ही, हर मत पर चर्चा भी हो, हर वाद पर संवाद हो। और आज लोकतंत्र से जुड़ी इन्हीं सब बातों पर विस्तृत संवाद करेंगे हम आपके साथ। एक बार फिर नमस्कार स्वीकार कीजिए। अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के लिए 25 सितंबर को दूसरे चरण के मतदान हुए। कहां और कितना मतदान हुआ इस पर भी बात करेंगे, प्रमुख सीटों पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले वो बात जो दूसरे चरण के मतदान के दिन सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रही। 16 देशों के डिप्लोमेट्स 25 सितंबर को जम्मू कश्मीर में थे। अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर गए वो और देखा कि चुनाव कैसे कराए जा रहे हैं। एक तरह से ऑब्जर्वर के तौर पर ये 16 देशों के डिप्लोमेट्स जम्मू कश्मीर आए थे। कुछ ने खुद आने की पहल की थी और कुछ को केंद्र सरकार ने बुलावा भेजा था। कौन कौन से देशों के डिप्लोमेट्स आए थे? अमेरिका, नॉर्वे, सिंगापुर, मेक्सिको, गयाना, दक्षिण कोरिया, सोमालिया, पनामा, नाइजीरिया, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, रवांडा, अल्जीरिया और फिलीपींस। कश्मीर पहुंचने के बाद डेलीगेट्स सीधा बडगाम जिले में पहुंचे और ओमपोर क्षेत्र में एक मतदान केंद्र का दौरा किया। इसी तरह फिर अन्य जगहों पर वो गए। जम्मू में ज़्यादा जगहों पर जाने का कार्यक्रम नहीं रखा गया, फोकस कश्मीर पर ही रहा। देश के चुनाव देखने के लिए दूसरे देशों के लोगों को क्यों बुलाया गया, इस पर राजनीति भी तेज रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अजीब बात है कि सरकार यूं तो हमेशा जम्मू कश्मीर को भारत का आंतरिक मसला बताती है, अन्य देश जब जम्मू कश्मीर पर कोई टिप्पणी करते हैं तो इसे हतोत्साहित भी किया जाता है, लेकिन जब चुनाव देखने के लिए गाइडेड टूर कराने होते हैं तो दूसरे देशों से डिप्लोमेट्स बुलाए जाते हैं। डेलीगेशन के हवाले से समझ में नहीं आता, यही लोग जब जम्मू कश्मीर के बारे में कमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से बयान आता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा अंदरूनी मामला है, इस पर दूसरों की दखल नहीं होनी चाहिए। अगर दखल नहीं होनी चाहिए, अगर इनके कमेंट्स आपको नहीं चाहिए तो इनको यहाँ लाया क्यों जा रहा है? और वैसे भी यहाँ लोग वोट अपना इस्तेमाल या इलेक्शन में हिस्सा इसलिए नहीं ले रहे हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत खुश हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग यहाँ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। नहीं तो यहाँ लोगों को तंग करने में, सताने में, परेशान करने में पिछले 6-7 साल से हुकूमत ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। इसके बावजूद लोग अगर इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो ये लोगों की, मैं कहता हूँ इसका श्रेय लोगों को जाना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है कि इसका सारा क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिले, जो कि यहाँ के लोगों के साथ धोखा है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी सवाल उठाया कि जब चुनाव के दौरान डिप्लोमेट्स आ सकते हैं तो चुनाव कवर करने के लिए विदेशी मीडिया को अनुमति देने से परहेज क्यों है? पीडीपी की प्रवक्ता वाहिद परा ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार ये कहती है कि हम कश्मीर पर कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहते और दूसरी तरफ चुनाव में लोगों की भागीदारी को अपनी सफलता के रूप में पेश कर रही है। इन बयानों पर भाजपा की तरफ से जवाब आया। जम्मू कश्मीर भाजपा के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी ने कहा कि किसी के जम्मू कश्मीर आने का विरोध क्यों करना चाहिए? जो लोग आए हैं वो यहाँ लोकतंत्र के उत्सव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होते हुए देखना चाहते हैं। रही बात बाहरी हस्तक्षेप की तो उसका तो हम विरोध करते ही हैं। ये संभवतः पहली बार है जब केंद्र सरकार ने किसी केंद्र शासित प्रदेश की चुनाव प्रक्रिया को ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए, दिखाने के लिए फॉरेन डेलीगेट्स को इनवाइट किया है।
क्या कारण है इसके? जब किसी देश में चुनाव के समय दूसरे देश से डेलीगेट्स बुलाए जाते हैं तो इसके इनमें से कुछ बड़े कारण हो सकते हैं, जैसे कि दुनिया के सामने एक तरह से ये संदेश देना कि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है और निष्पक्ष रूप से बड़े पैमाने पर लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, खासकर उस कश्मीर में जहां का नाम लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक हिस्सा मानवाधिकार हनन के आरोप लगाता रहता है। दूसरा कारण, कई बार विदेशी डेलीगेट्स खुद भी किसी देश में जाकर वहां की चुनावी प्रक्रिया को देखने समझने की इच्छा जाहिर करते हैं। चूंकि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए यहाँ के चुनाव को लेकर के अलग उत्साह रहता है। तीसरा कारण, कई बार किसी क्षेत्र विशेष के चुनाव को लेकर अन्य देशों में उत्साह, उत्सुकता या संशय रहता है। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ऐसे में वहां चुनाव होते देखने के लिए डेलीगेट्स आते हैं। ये 16 देशों के लोग जो आए हैं, डिप्लोमेट्स या उनके प्रतिनिधि जो आए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वो कंट्री, ये इन लोग तो MEA दैट इज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अनुमति से आए हैं। उन्होंने भेजा है इन लोगों को, पर रादर मैं क्या बोलूँगा, उनकी परमिशन है। ऐसा नहीं है कि ये जम्मू एंड कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, उसमें कोई भी फॉरेनर आने के लिए उनको परमिशन लेना पड़ता है, स्पेशली बॉर्डर एरियाज में कहीं जाना है तो इसीलिए उनके अनुमति से आए हैं। तो ये लोग कहीं भी जा सकते हैं और देख सकते हैं कि चुनाव किस तरफ से हो रहा है, क्या माहौल है, और इस चुनाव में कैंपेनिंग कैसा हुआ या पोलिंग कैसे चल रहा है, लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। और ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा और क्या बोलते हैं हम, एग्जाम्पल है डेमोक्रेसी के लिए। जम्मू एंड कश्मीर जो चुनाव हो रहा है, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा है, फिर भी एक बड़ा संभव है। ये इट्स अ बिग डेमोक्रेटिक हैपनिंग जो हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। इसीलिए केंद्र सरकार दिखाना चाहता है कि उन्होंने माहौल को नॉर्मल कर दिया है। ये एक मेन वजह है, सिचुएशन नॉर्मल है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के बारे इंटरनेशनल प्रेस में बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। उनको आप अपनी आंखों से अगर देखेंगे तो आपको मालूम होगा क्या सच है क्या नहीं है। इनका वजह यही मैं समझता हूँ। क्या पिछले भी कुछ ऐसे उदाहरण हैं जब किसी देश में चुनाव हुए और विदेशी डेलीगेट्स चुनाव के समय ऑब्जर्वर की तरह वहां आए? हाँ, ऐसे उदाहरण हैं। पिछला उदाहरण तो इसी साल लोकसभा चुनाव का ही है, जब 23 देशों से 75 डेलीगेट्स भारत आए थे। 6 अलग अलग राज्यों में जाकर के उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को देखा और समझा था लोकसभा चुनाव के दौरान। चुनाव के समय ये पहली बार नहीं है करके मैं समझता हूँ, लेकिन अगर जब आप देखेंगे तो जब चुनाव नहीं हुआ तब भी केंद्रीय सरकार ने डिप्लोमेट्स को कश्मीर जाने की अनुमति दी, और एक बड़ा कंट्रोवर्सी भी उस समय हो गया था कि इन लोगों को कैसे आने दिए हैं करके। तो ये ऑलवेज एक क्वेश्चन रहता है कि डिप्लोमेट्स जब जम्मू एंड कश्मीर में आते हैं, दो तरह के सवाल उठता है। इन लोग आने से क्या लगता है आपको करके। और जब 370 के पहले जब सेपरेटिज्म मिलिटेंसी था, उस समय भी आप देखेंगे कि सेपरेटिस्ट लीडर्स भी बहुत इंटरनेशनल प्रेस को ये चुनाव के बारे में या उस हाल के बारे में इंटरनेशनल प्रेस को काफ़ी समय बताते रहते हैं। तो दूसरी स्टेट में ऐसी करने की आवश्यकता कम है, क्योंकि चर्चा नहीं होती है, चुनाव के बारे में चर्चा नहीं होती है। वो ये बॉर्डर स्टेट है और इंटरनेशनली सेंसिटिव प्रोपेगेंडा हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे वो लोग भी आने का मर्जी करते हैं। और दूसरा स्टेट्स में कोई अनुमति भी नहीं चाहिए। अगर फॉरेन डिप्लोमेट्स या फॉरेन जर्नलिस्ट अंदर आते हैं और चुनाव देखते हैं, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु या दिल्ली में, वो तो एक नॉर्मल चीज़ हो गया, उसमें कोई सेंसिटिविटी नहीं है। इस बार जब जम्मू कश्मीर में विदेशी डेलीगेट्स चुनाव के समय आए हैं तो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या ये चुनाव में बाहरी दखल नहीं है।
हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, इसको दखल अंदाज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका राय नहीं मांग रही है सरकार। उनको परमिशन दिया है, आप चुनाव देख लो और अपनी राय बना के जहां आपको रिपोर्ट करना है वहां कर लो। इसका कोई इंटरफियरेंस नहीं है, उसका कोई स्टेट गवर्नमेंट से डिस्कशन नहीं है, और जो चुनाव करने वालों से कोई डिस्कशन नहीं है। इसमें कोई इंटरफियरेंस का सवाल नहीं उठता है। और विपक्ष जब पावर में थी तब भी ये लोग आए थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विदेशी मेहमानों के दौरे के बीच लोगों को अक्टूबर 2019 की भी याद आई। अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी हुए 2 महीने हुए थे, तभी भारत सरकार ने 25 से ज्यादा देशों के विदेशी डिप्लोमेट्स को कश्मीर के दौरे पर बुलाया था। तब इस पर काफी विवाद भी हुआ था, क्योंकि इससे पहले अगस्त में जब राहुल गांधी समेत विपक्ष के कुछ नेताओं ने जम्मू कश्मीर जाने और अनुच्छेद 370 के बाद वहां के हालात देखने की योजना बनाई थी, तो उनको वहां जाने की परमिशन, वो इजाजत सरकार ने नहीं दी थी। अब कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान से जुड़ी अन्य खबरों की ओर बढ़ते हैं। दूसरे चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। शाम 5 बजे तक करीब 47% वोटिंग हुई। सबसे अच्छी वोटिंग रियासी में चल रही थी, करीब 64%, जबकि सबसे कम वोटिंग श्रीनगर में चल रही थी, करीब 23%। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि लोग बड़ी संख्या में वोट करने आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर में इतिहास बन रहा है। ये वादियाँ भी हैं, वो इलाके भी हैं जहाँ पहले कभी वोटिंग नहीं हुआ करती थी, डिफरेंट किस्म की कॉल आया करती थी, और ऊंचे ऊंचे दरख्त भी हैं, पहाड़ियाँ भी हैं, चिनार भी है। हर एक जगह में ऐसी जगहें भी हैं जहाँ खतरों के संकेत दिया करते थे, और आप देखेंगे अभी कि उन सब जगहों में किस तरीके से एंथुजियास्टिकली लोगों की वोटिंग हो रही है। ये नज़ारे हैं उस चीज़ के कि जो आंखों में चमक थी, जो हमने पहले भी कहा था जब अनाउंस कर रहे थे। ये आवाम की नज़र में आंखों में जो चमक थी, जो हमें 24 के इलेक्शन में दिखाई दी थी, उसी की फाउंडेशन है, उसी की आगे बढ़ा रहे हैं लोग उसको, और अपनी तकदीरें बयां खुद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लग जगह जगह। दूसरे चरण की 3 सबसे खास सीटों के बारे में आपको बता देते हैं। पहली सीट है गांदरबल। यहाँ से उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं। उनके दादा शेख अब्दुल्ला 1977 में और पिता फारूक अब्दुल्ला 1983, 87 और 96 में इसी सीट से चुनाव जीत चुके हैं। 2002 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ये सीट हार गई थी। 2008 में उमर अब्दुल्ला फिर से चुनाव जीते, फिर वो मुख्यमंत्री भी बने थे। 2014 में फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर शेख इशफाक जब्बार यहाँ से जीते थे, जो अब पार्टी छोड़ चुके हैं, और इसी सीट से जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के टिकट पर उमर के सामने दम ठोक रहे हैं। उमर का मुकाबला पीडीपी के बशीर अहमद मीर से भी है। इनके अलावा कश्मीर में आज़ादी चाचा के नाम से मशहूर अहमद वागे उर्फ सर्जन बरकती भी निर्दलीय चुनाव यहीं से लड़ रहे हैं। दूसरी सीट है महत्वपूर्ण सीट वडगाम। उमर अब्दुल्ला जिस दूसरी सीट से लड़ रहे हैं वो है वडगाम। ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्ट्रॉन्ग होल्ड वाली सीट रही है। पिछले 10 विधानसभा चुनाव में एक बार ही ऐसा हुआ है जब एनसी को वडगाम से हार का सामना करना पड़ा हो। इस बार वडगाम में उमर का मुख्य रूप से मुकाबला पीडीपी के आगा सैयद मुंतजिर से है। तीसरी सीट है नौशेरा की सीट, और ये सीट इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ से जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना चुनाव लड़ रहे हैं। नौशेरा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। 1962 में अस्तित्व में आने के बाद से 2002 तक लगातार 8 बार कांग्रेस यहां से जीती। 2008 में नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती। इस बार रविंद्र रैना का मुकाबला है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी से और पीडीपी के हक नवाज चौधरी से। जम्मू कश्मीर की बची हुई 40 सीटों पर 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। दिन की बड़ी खबर यहीं तक। अब रुख करते हैं सुर्खियों का। अगली खबर है महाराष्ट्र से। आज 25 सितंबर को बदलापुर एनकाउंटर मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में क्या हुआ ये जानने से पहले संक्षेप में मामले का रिवीजन कर लेते हैं। पिछले महीने यानी अगस्त में ठाणे के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 2 बच्चियों के यौन शोषण का मामला सामने आया। आरोप स्कूल में काम करने वाले सफाई कर्मी अक्षय शिंदे पर लगा। 17 अगस्त को अक्षय शिंदे की गिरफ्तारी हुई और 23 अगस्त को अक्षय पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस ने दावा किया कि अक्षय शिंदे ने हिरासत से भागने की कोशिश की और पुलिस की बंदूक छीन करके कई राउंड की फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में अक्षय मारा गया। इसके बाद अक्षय के पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगाई। आरोप लगाया कि उनके बेटे को फर्जी मुठभेड़ में मारा गया है। इसी याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने एनकाउंटर पर कई तरह के सवाल उठाए। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की बेंच ने पुलिस से पूछा कि आरोपी के सिर पर गोली कैसे लगी, जबकि पुलिस को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि गोली कहाँ चलानी है। पुलिस को हाथ या पैर पर गोली चलानी चाहिए थी। पीछे 4 पुलिस वाले थे, फिर ये कैसे संभव है
कि एक कमजोर आदमी को वे काबू ना कर पाएं, वो भी गाड़ी के पिछले हिस्से में। आरोपी के आगे 2 पुलिस वाले और बगल में 2 पुलिस वाले थे। कोर्ट ने पूछा कि पिस्टल पर फिंगरप्रिंट होने चाहिए और हैंड वॉश होना चाहिए, क्या ये हो गया? आपके मुताबिक उसने 3 फायर किए, लेकिन सिर्फ एक ही लगा, बाकी 2 कहां हैं? सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि पहली नजर में ही इसमें गड़बड़ी दिख रही है। एक आम आदमी पिस्तौल से गोली नहीं चला सकता क्योंकि इसके लिए ताकत की जरूरत होती है। एक कमजोर आदमी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि रिवॉल्वर चलाना आसान नहीं होता। अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। कोर्ट के इतर पुलिस एनकाउंटर के इस मामले को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में भी घमासान मचा हुआ है। विपक्षी दल इस एनकाउंटर को फर्जी मुठभेड़ बता रहे हैं, सत्ता पक्ष इसे त्वरित न्याय बता रहा है। दोनों तरफ से आ रही प्रतिक्रियाएं एक एक करके सुनिए। भारतीय स्कूल का जो मालिक है उसको बचाने के लिए ये पूरा एनकाउंटर किया गया है। ये जो अक्षय शिंदे जो है कोई स्टेटमेंट जो सही बात जो है स्टेटमेंट उसका आने के पहले उसका खात्मा कर देना चाहिए। इस हिसाब से ये पूरा एनकाउंटर हुआ है, इसकी जांच होना चाहिए। हमारी मांग है कि रिटायर्ड हाई कोर्ट जज द्वारा इसकी जांच होना चाहिए। ऐसे परिस्थिति में अगर उसको कोर्ट में या इंक्वायरी को ला रहे थे, अगर उसने पुलिस के ऊपर गोली चलाई, पुलिस के ऊपर अगर गोली चलाता है, एक पुलिस जख्मी घायल है, वो अस्पताल में एडमिट है, तो पुलिस क्या करेगी? उसको छोड़ देगी? अभी इंक्वायरी बाकी है इस चीज की। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये सही हुआ है। अगर वो भाग जाता तो विपक्ष कहते पुलिस ने उसको भगा दिया। पुलिस के पास बंदूक है, क्या शोपीस है, काय के लिए रखी है? ऐसे भी बोलते थे। और यही लोग बदलापुर स्टेशन में 9 घंटे रेल को रोका था, बोले इसको लाओ यहाँ, इसको फांसी दो, यहाँ पर फांसी का फंदा हम लाया है, हम फांसी देते हैं। यही बोलने वाले विपक्ष अब बोलते हैं, इसके बाजू में बोलते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये मैसेज समाज में अच्छा नहीं जाता है। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि विपक्ष ये दोगली नीति अपना रहा है। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। कर्नाटक हाई कोर्ट के जिन जज साहब ने बेंगलुरु के एक एरिया की तुलना पाकिस्तान से की थी, उनको सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है। हिदायत की वे किसी भी समुदाय विशेष पर, क्षेत्र विशेष पर कमेंट करते वक्त ऐसी लापरवाही न बरतें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की बेंच ने कर्नाटक हाई कोर्ट के जज V श्रीशानंद की टिप्पणी पर स्वतः संज्ञान लिया था। इसी पर 25 सितंबर को सुनवाई हो रही थी। कोर्ट ने इस टिप्पणी पर जस्टिस श्रीशानंद की माफी स्वीकार करते हुए केस बंद कर दिया है, लेकिन साथ में ये हिदायत भी दी जो अभी हमने आपको बताई। पूरा मामला संक्षेप में आपको रिवाइंड करा देते हैं। 28 अगस्त को कर्नाटक हाई कोर्ट में चल रही एक सुनवाई के दौरान जस्टिस श्रीशानंद ने कहा था कि मैसूर रोड फ्लाईओवर की तरफ जाइए, हर ऑटो रिक्शा में 10-10 लोग सवार होते हैं, ऐसा लगता है कि ये क्षेत्र पाकिस्तान में है, भारत में नहीं। इसी टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। अगली सुर्खी हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत के बारे में है। उनके एक बयान से जुड़ी हुई है। कंगना ने बीते दिनों अपनी ही पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार से एक मांग की थी कि 2022 में निरस्त किए जा चुके 3 कृषि कानूनों को फिर से लाया जाना चाहिए। तमाम विवाद के बाद कंगना ने अपना ये बयान वापस ले लिया है। 25 सितंबर को कंगना ने एक वीडियो जारी किया, कहा कि मैंने सुझाव दिया कि किसानों को किसान कानून वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत लोग निराश हैं, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। कंगना के कृषि कानून वाले बयान पर एक और जहां कांग्रेस ने भाजपा की घेराबंदी की थी और पार्टी पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया था, वहीं भाजपा ने खुद भी कंगना के बयान से खुद को अलग कर लिया था। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।